नमस्कार दोस्तों। एडिटेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 2 से संबंधित प्रश्नों के बारे में। अध्याय 2 के अंतर्गत एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो नियम हैं, उनको हम जो यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसका जो लर्निंग आउटकम है वह है एम 806। देखिए, समीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है कि जब कोई राशि अज्ञात होती है और उस अज्ञात राशि के साथ में कुछ और शर्तें जोड़ करके हम एक समीकरण बनाते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए कि हमने एक प्रश्न लिया है कि बताओ वह संख्या कौन सी है जिसमें हम 6 गुना में 4 जोड़ दें तो हमें 64 प्राप्त होता है। या यूं कह सकते हैं कि किसी संख्या के 6 गुने में 4 जोड़ने पर हमें 64 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी है? अब संख्या कौन सी हमें पता नहीं है, तो हम उसमें करते हैं, मान लेते हैं कि वह संख्या x है। ठीक है। अब x में 6 गुना, x का 6 गुना कितना होगा? जब x में 6 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 6x हो जाएगा। तो x का 6 गुना कर रहे हैं। फिर 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने का अर्थ क्या है? इसमें हम धन 4 कर दिए जो कि 64 के बराबर है। अर्थात ये किसके बराबर है? 64 के। ये हो गया समीकरण। समीकरण में ये बीच में जो चिन्ह होता है इसे हम कहते हैं बराबर का चिन्ह या समता का चिन्ह। यह चिन्ह समीकरण को दो पक्षों में बांटता है। ये पक्ष कहलाएगा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और समता चिन्ह के दाहिनी ओर का जो पक्ष है वह कहलाएगा राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। ठीक है ना। समीकरण एक तराजू के समान होता है। तराजू देखी होगी, इस प्रकार से तराजू होती है और इसमें जो है दोनों तरफ इस प्रकार से दो पलड़े होते हैं, है ना, इस टाइप के। ठीक है, ये तराजू होती है, दो पलड़े होते हैं और ये दोनों पलड़े हमेशा बराबर होते हैं और से बराबर दिखाने के लिए यहाँ पर एक सुई जो है लगी रहती है ना। तो समीकरण इस तराजू के समान है। हम देखते हैं कि तराजू में एक तरफ बाट होता है और दूसरी तरफ कोई वस्तु होती है ना। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इधर 1 किलो का बाट है और इधर कुछ लौकियां हैं, ठीक है, लौकी है, और क्या हो रहा है कि ये वाला जो पक्ष है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये वाला पक्ष नीचे आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये लौकी 1 किलो से कम है। तो इसमें मान लीजिए कि हमने 200 ग्राम का जो बाट है ये लगा दिया है। ठीक है ना। तो ये संतुलित हो गया है, यानी दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये लौकी का वजन हम कैसे ज्ञात करेंगे, है ना? तो एक समीकरण बन जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, समीकरण में जो अज्ञात राशि होती है उसे ज्ञात करने के लिए हमें पक्षांतर के नियम याद होने जरूरी है। कौन सा नियम? पक्षांतर के नियम। अब पक्षांतर के नियम क्या होते हैं देखिए, तो आसान नियम है कि जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी भी राशि को ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह है वह बदल जाता है ना। यानी धन का यदि है तो पक्ष बदलने पर क्या हो जाएगा? ऋण। यदि ऋण है तो पक्ष बदलने पर हो जाएगा धन। यदि गुणा क्रिया हो रही है तो पक्ष बदलने पर भाग की क्रिया कराएगा, और इसका इसमें उल्टा, यदि यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है पक्ष बदलने पर गुणा की क्रिया करेंगे। अब इसे हम आगे और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस समीकरण दिया हुआ है और बताया गया है कि इनमें से कौन से समीकरण है कौन से नहीं है। ठीक है। तो समीकरण होने के लिए एक शर्त है, वो क्या है कि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अब यहां पर समीकरण है ना, 17 बराबर 1 से धन 10। अब यहाँ 1 से मान 7 हो सकता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा कि ये समीकरण है। ठीक है। अब ये समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है?
कि दोनों पक्षों के बीच में समता का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर बराबर चिन्ह नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये समीकरण है क्यों है? देखिए 10 में से 4 घटाते हैं, कितना बचेगा? 6। अब 6 का गुणा करते हैं 20 में, है ना, तो 20 छक्का 120, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, है ना। अब दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए ये समीकरण है। ठीक है ना। अब 7 1 से ऋण 2 बराबर 15, है ना। यहां पर भी दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यहां पर समीकरण है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं हम? गणितीय कथनों से समीकरण का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और समीकरण से गणितीय कथनों का निर्माण कैसे करते हैं? देखिए, अब गणितीय कथन क्या कहलाते हैं? z के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, ये कहलाएगा गणितीय कथन, है ना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो इसको पढ़ करके हमें समीकरण बनाते हुए आना चाहिए। अब z का 6 गुना, गुना मतलब गुना, तो z में क्या करेंगे हम? 6 का गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6z। इस प्रकार से 5 घटाने पर, 5 घटाया है, ऋण का चिन्ह लगाते हैं घटाने के लिए, ऋण 5, 7 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है यानी बराबर 7। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण। एक उदाहरण और लेते हैं, m का 1/4, मतलब m का 1/4 मतलब m बटे 4, 7 से 3 अधिक है, ये 7 से 3 अधिक है, अधिक का मतलब होता है जोड़, हमने यहाँ इस पर जोड़ लगा दिया है। ठीक है, और आगे इसको हल कर लेंगे, तो जाएगा m बटे 4 बराबर 10। तो 1/4 मतलब 1/4 होता है, m का ये का 1/4। अब का की क्रिया है गुणा जैसी होती है, लेकिन इसको पहले क्या आता है, तो का मतलब गुणा, तो m का गुणा m 1 में करेंगे, तो m/4। ठीक है, अब समीकरण से गणितीय कथनों का निर्माण करना है। समीकरण आपको दिया हुआ है 2x ऋण 3 बराबर 7, तो इसे हम लिखेंगे गणितीय कथन के रूप में कि x के दुगने में से 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से x बटे 4 धन 4 बराबर 6, x के 1/4 और 4 का योग 6 है। यह भी कह सकते हैं कि x के 1/4 भाग में 4 जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। चलिए अब आगे हम जो है समीकरण को कैसे हल करें उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यहां पर आपको दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें से सही उत्तर चुन करके लिखना है, और सामने आपको दिख रहे हैं कि घेरे दिए हुए हैं, है ना, तो सही जो विकल्प है उस विकल्प नीचे एक सर्कल दिया हुआ है, उसे आपको फिलअप करना है। ठीक है, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है? 4 विकल्प दिए हैं और 4 हम देख रहे हैं कि यहां पर कौन सा गणितीय समीकरण है ना, गणितीय कथन समीकरण। तो यहां पर देख रहे हैं कि विकल्प ए जो है वह गणितीय कथन समीकरण है ना, क्योंकि यहां पर दोनों पक्ष बराबर हैं। ठीक है, यहां पर दोनों पक्ष बराबर हैं, यहां देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यहां पर समता चिन्ह नहीं है, और यहां पर देख रहे हैं कि 15 छोटा है 5 से, 15 छोटा है 5 से, ये भी गणितीय कथन नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा ए, 15 बराबर 5 धन 2x। ठीक है, और अब ए के नीचे जो सर्कल है इसको आप क्या करेंगे? फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, 3x धन 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा? तो देखिए यहां पर हमें x मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका हम करते हैं पक्षांतर। ठीक है ना, देखिए 3x धन 2 बराबर 13 में x मान क्या होगा? तो हमें अनुमान सहित ABCD में से कोई एक विकल्प सही नहीं करना है,
उसे हल करना होगा। देखिए 3x बराबर 13 ऋण 2, क्योंकि यह धन 2 था, हमने पक्षांतर किया है, पक्ष बदला हुआ है तो धन का ऋण। तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 11। अब x के साथ में 3 कौन सी क्रिया कर रहे हैं, गुणा की। पक्षांतर करने पर यह करेगा भाग की क्रिया, भाग यानी बटे में, तो 11/3। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहां पर हम लिख देंगे डी x बराबर 11/3, और डी के सामने जो सर्कल है ना, इसे हम क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 3, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। ए शून्य हल, बी केवल एक हल, सी केवल 2 हल, डी 2 से अधिक हल। देखिए एक चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके हल केवल एक होते हैं, है ना। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यहां पर हम लिख देंगे बी केवल एक हल, है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक ही हल होता है, ठीक है ना। अब बी के नीचे जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 4, दो संख्याओं का योग 16/7 है। योग यानी जोड़, है ना, उनको जोड़ते हैं ना, ठीक है। तो जोड़ने पर जो संख्या आती है वो कहलाती है योग। योगफल है दो संख्याओं का। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, है ना, तो उनका योगफल हमेशा क्या बड़ा ही आता है। एक संख्या दी है और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, योगफल में से दी गई संख्या को हम घटा देंगे, यानी 16/7 में से 11/7 घटा देंगे। जब दोनों के हर समान है ना, तो क्या करेंगे, अंश में से अंश को घटा देंगे, यानी 16 में से 11 हमने घटाया, कितना आया, 5/7। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यहां पर हम लिख देंगे सी 5/7, और सी के सामने जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 5, किसी संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या में, हमें संख्या ज्ञात नहीं है, हमने x मान लिया, माना ही संख्या x है। अब x के तिगुने में, मतलब x में 3 का गुणा करते हैं, कितना आता है, 3x। x 3 ही लिखते हैं, है ना, x गुणा 3 हो सकता है, लेकिन क्या होता है, गुणांक हमेशा जो चर राशि होती है उसके बाईं तरफ लिखा जाता है। तो यहां लिखेंगे हम 3x, तिगुना हो गया। में 15 जोड़ने पर, ये जोड़ा हमने 15, ठीक है, तो 93 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब बराबर 93, ठीक है। ये गणितीय कथन से हमने बना लिया समीकरण, ठीक है। अब हल करेंगे, ये धन 15 है, पक्षांतर करने हो जाएगा ऋण 15, यानी 3x बराबर 93 ऋण 15। अब 93 में से हम 15 घटाते हैं तो 13 में से 5 घटाया 8, और 8 में से 1 घटाते हैं तो 7, ठीक है। अब 3x बराबर 78, x के साथ में 3 गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग, भाग मतलब बटे में, ठीक है। 3 से काट दिया, 3 दूनी 6, बचा 1, 18 हो गए, 3 से 18, यानी x बराबर कितना आ गया, 26। तो वो संख्या क्या हो गई, 26 हो गई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यहां पर लिख देंगे ए 26, और ए के नीचे जो सर्कल है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 6 हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। जब ऐसा समीकरण आता है जिसमें दोनों पक्षों में चर राशि होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चर राशियों को एक साथ कर लेंगे और अचर राशियों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x ऋण x बराबर, क्या बचा यहाँ पर, 2, ऋण 3 है, पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा धन 3, ठीक है। अब इसे हम नीचे हल कर लेते हैं। तो 5x में से x घटाते हैं, ये आता है 4x,
बराबर 2 धन 3 बराबर कितना आ जाएगा 5। 2 में 3 जोड़ने पर 5 आता है। अब एक से साथ में 4 गुणा क्रिया कर रहा है, तो पक्षांतर करने पर भाग की क्रिया करेगा, यानी बटे में चले जाएगा 5/4। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न क्रमांक 7, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना कि वह संख्या x है ना, हमें पता नहीं है, माना कि वह संख्या x है। जो संख्या में ज्ञात नहीं होती है, जो अज्ञात होती है, उसे हम x मान सकते हैं, है ना। अच्छा, जरूर नहीं x माने, आप उसे a से लगा करके z के किसी भी अक्षर संख्या से इसको इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम x मानते हैं। चलिए, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए। संख्या x है, इसको हमने 8 से भाग दिया, भाग यानी बटे में, तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, बराबर ऋण 3। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि x मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं x बराबर 8, इसके साथ में भाग की क्रिया कर रहा है, जब पक्ष बदलेंगे तो यह गुणा की क्रिया करेगा, यानी क्या हो जाएगा ऋण 3 गुणा 8। ठीक है। अब ऋण 3 में 8 गुणा करते हैं तो उत्तर आ जाएगा ऋण 24। अगला प्रश्न है, रमेश ने एक संख्या सोची, ठीक है, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है। चलिए, अब माना कि वो संख्या x है, ठीक है, मान लिया x, ये संख्या सोची, इसका 2 गुना किया, इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, और उसमें 20 जोड़ा, ये हमने 20 जोड़ दिया, हो गया। अब ये संख्या प्राप्त हुई है, परिणामी संख्या हो गई। अब इसको 25 से भाग दिया, भाग यानी इसके बटे 25, हो गया, तो 4 प्राप्त होता है, यानी बराबर 4। ठीक है। इसका बटा कुछ नहीं, मतलब 1 आप लिख सकते हो। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, यानी 1 गुणा इसमें 25 गुणा 4 में, तो यहां पर हो जाएगा 2x धन 20 बराबर 25 गुणा 4। ठीक है। चलिए, अब 2x धन 20 बराबर 25 में 4 गुणा करते हैं तो कितना आता है 100। ये आपका हो गया समीकरण। अब जैसे हम साधारण समीकरण हल करते हैं, उसी प्रकार से इसे भी हल किया जाता है। अब धन 20 का हम करेंगे पक्षांतर, तो हो जाएगा ऋण 20, यानी इस प्रकार से देखिए 2x बराबर 100 ऋण 20, है ना। 2x बराबर 100 में से 20 घटाया कितना हो गया 80, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब x बराबर 80/2, ठीक है ना। अब 80 में 2 का लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 40। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 9, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है। क्रमागत गुणज, है ना, गुणज यानी अपवर्ती, अपवर्तन है, सीधा ध्यान रखिएगा, पहचानना है आपको पहाड़ है। जैसे 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 4 6 8 10, ये हो गए 2 के अपवर्ती, यानी 2 के गुणज, है ना। तो गुणज बोले अपवर्त बोले एक ही बात है। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये क्रमागत होते हैं, तो जिसके भी गुणज होते हैं वे अगला गुणज पिछले गुणज से उसके बराबर जुड़ जाता है। कैसे, अभी समझते हैं। तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। अब देखिए, मान लिया कि 10 के 2 क्रमागत गुणज है ना, कौन सा ही पता नहीं है, तो हमने छोटा गुणज x मान लिया, ठीक है। अब इसका योग है, योग है जोड़। अब अगला जो गुणज है वो कितना आ जाएगा, पिछले गुणज से 10 बढ़ के आएगा, यानी छोटा गुणज x है, इसमें 10 जोड़ दिया, ये आ गया दूसरा गुणज, है ना। अब दोनों गुणजों का योग, योग यानी जोड़ कितना है 210 है, ऐसा है ना। गुणज यानी पहाड़ा, जिसे मान लीजिए 10 के हम पहाड़ा बोलते हैं 10
20, 30, 40, 50, इसी तरह आगे भी। तब देख रहे हैं कि हर अगली संख्या 10 बढ़ के आ रही है। देखिए 10 में 10 जोड़ा तो 20 आया, 20 में फिर 10 जोड़ा तो 30 आया, फिर 30 में 10 जोड़ा 40 आया। ठीक है ना। तो अगला गुणज क्या हुआ है, पिछले गुणज से 10 अधिक है। ठीक है ना। इसी प्रकार से संख्या कोई सी भी हो, जो संख्या है जिसका गुणज ज्ञात कर रहे हैं, तो अगला गुणज उस संख्या के जोड़ने से आता है। तो यहाँ पहला गुणज हो गया हमारा छोटा x। अब अगला क्या होगा कि जो x है इसमें 10 जुड़ जाएगा। देखिए 20 में 10 जोड़ा 30 आ गया, 30 में 10 जोड़ा 40 आ गया, है ना। इस प्रकार से अब x और x जोड़ेंगे तो हो जाता है 2x। 2x धन 10 बराबर 210। अब x का हम करेंगे पक्षांतर, 2x बराबर क्या हो जाएगा 210 धन का हो जाएगा ऋण, है ना। पक्ष बदलने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इनकी संख्याएं बदल जाती है। अब 2x बराबर 210 में से 10 हमने घटा दिया है, कितना बचा 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे 2, है ना। अब 200 में 2 का भाग लगाते हैं तो x बराबर हो जाएगा 100। यानी यह हुआ क्या सबसे छोटा गुणज। कितना गया सबसे छोटा गुणज क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब इसका अगला गुणज क्या हो जाएगा 110, है ना। तो 100 और 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर 210, जो कि सही है। चलिए अगला प्रश्न है, x के इस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहां पर आपको एक आयत दी हुई है और आयत की लंबाई है 2x-66 और इसकी चौड़ाई है 5x-6। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के इसमें 2 का गुणा किया जाता है। ये सूत्र है आयत का परिमाप बराबर, है ना। ये आयत है और इसका हमें निकालना है परिमाप यानी पेरीमीटर। उसका सूत्र है परिमाप बराबर 2 गुणा, है ना, कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी लंबाई में हम चौड़ाई जोड़ देंगे और 2 गुणा यदि कर देते हैं तो हमें परिमाप प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमें दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई। देखिए ये लंबाई है 2x धन 66, ठीक है ना, और ये चौड़ाई है 5x धन 6। ठीक है, ये लंबाई, है ना, ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। अब इसका करना है योग, योग है जोड़, हमने बीच में जोड़ से लगा दिया। फिर इसका करना है दुगुना, क्या करना है इसका दुगुना करना है। ये देखिए तो हमें परिमाप प्राप्त होगा जो कि दिया हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा 186। ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसे जोड़ देते हैं, तो यहां हम लिखेंगे 2 का गुणा। अब 2x धन 5x हो जाएगा 7x धन 66 और 6 होता है 72 बराबर 186। ठीक है। अब 2 गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 x धन 72 दूनी 144 बराबर 186। अब इसे हम क्या करेंगे आगे हल कर लेते हैं। तो 14x बराबर 186 ऋण 144। 14x बराबर हो जाएगा 6 में 4 घटाते हैं तो 2 और 18 में से 14 घटाएंगे तो 4। x बराबर हो जाएगा 42 बटे 14, इसको काट देंगे तो 14 दिया 42, यानी x बराबर कितना हो गया 3। तो x मान ज्ञात करना था, ये हम ज्ञात कर चुके हैं, यही आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 3। अब यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रश्न में पूछा ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक बढ़ई यानी सुतार एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपए लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत कितनी है 1100 तथा मजदूरी 200 रुपए प्रति घंटा है।
तो बड़े ही ने कितने घंटे कार्य किया। ठीक है, तो देखिए पलंग बनाने के लिए कुल रुपए कितने ले रहा है वो, 2600 ले रहा है। अब इसमें से सामग्री की लागत कितनी हो गई है, 1100, यह बता देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1500 रुपया। अब 1500 रुपये उसने लिए मजदूरी के, ठीक है ना, कितने लिए, 1500। अब चूंकि 200 रुपये प्रति घंटा है तो कितने घंटे कार्य किया है, तो यहां पर हम चूंकि जमा सकते हैं कि चूंकि 200 रुपये मजदूरी है एक घंटे की, प्रति घंटा मतलब एक घंटा, है ना, 200 रुपये मजदूरी बराबर क्या हो गया, एक घंटा। इसलिए अब क्या होगा कि यहाँ पर 1500 रुपये मजदूरी के हैं, 1500 रुपया मजदूरी दी है, तो उसे समय कितना लगा है वो हमें ज्ञात करना है। तो 1/200 इस प्रकार से कहेंगे, 1/200 गुणा यहाँ जो राशि दी है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। अंत में शून्य है उसको हम काट देते हैं, बचेगा कितना, 15/2, 15 में 2 भाग लगाते हैं तो 7 सही 1/2 घंटे, ठीक है ना। जैसे हम इस प्रकार ले सकते हैं 7 है ना 30 घंटे, मतलब 7 घंटे और 30 मिनट, है ना, इसे नीचे लिख सकते हैं 7 घंटे और 30 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 है, समीकरण हल कीजिए, Z/2 ऋण 1/5 बराबर Z/3 धन 1/4। ये 2, 5, 3 और 4 इनका हम निकालते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त, जो आता है कितना, 60, ठीक है। अब 60 में 2 भाग लगाते हैं, 30 बार जाएगा, 30 का गुणा करेंगे जेड में, ये हो जाएगा 30Z, हो जाएगा 30Z। ऋण 5 का भाग लगाते हैं 60 में, 12 बार भाग जाता है, 12 गुणा करेंगे 1 में, 12 का 12 बराबर 3 का भाग लाया 60 में, 20 बार जाएगा, 20 का गुणा जेड में करेंगे तो हो जाएगा 20Z। धन का चिन्ह लगा हुआ है, धन लगा दिया है। 4 का भाग लगाते हैं 60 में, 15 बार भाग जाता है, 15 गुणा 1 किया, 15 कम 15। और जब दोनों पक्षों के हर का लघुत्तम एक साथ निकाल लेते हैं ये संख्या कट जाती है। अब क्या बचा हमारे पास में, वो लिख लेते हैं 30Z ऋण 12 बराबर 20Z धन 12, ठीक है, ये बचा हुआ ना। चलो अब इसको हल कर लेंगे। अब जो चर राशि में संख्या है उनको हम एक पक्ष में ले जाते हैं, यानी 30Z, है ना, धन का हो जाएगा ऋण 20Z बराबर 15, अब ऋण 12 का पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा आपका धन 12, ठीक है। 30Z में से हम 20Z कम करते हैं तो बचता कितना, 10Z। 10Z बराबर 15 में 12 जोड़ते हैं तो आता है कितना, 27। Z बराबर हो जाएगा 27/10। ये आपका हो गया समीकरण का हल और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 है, समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए यहाँ पर 5x ऋण 2 कोष्टक में है 2x ऋण 7, कोष्टक बंद बराबर 2, फिर कोष्टक में 3x ऋण 1 कोष्टक बंद धन 7/2, ठीक है। चलिए अब इसे हम हल करते हैं तो क्या होगा, 5x ऋण, अब इस कोष्टक को हल कर लेंगे, 2 गुणा करेंगे 2x में, 2 दूनी 4x, ऋण और ऋण गुणा करते हैं तो धन होता है, 2 सत्ते 14, ठीक है, बराबर इसका गुणा करते हैं 2 तिया 6x, ऋण 2 एकम 2, अब बटा कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1, है ना, धन 7/2। अब देखिए इस पक्ष में आप देख रहे हैं कि समान
राशियां हैं यानी 4 राशि हैं, इसको घटा देंगे। 5 एक्स में 4 से घटाते हैं तो बचेगा एक्स धन 14 बराबर। इस पक्ष में हम देख रहे हैं संख्याएं जो है वो भिन्न रूप में है। तो 1 और 2 का लघुत्व निकाला, कितना आ गया? तो 1 का भाग लगाते हैं 2 में, 2 बार जाता है। अब 2 गुणा करेंगे 6 एक्स ऋण 2 में, तो 6 दूनी 12 एक्स ऋण 4 धन 2 एकम 2, 1 गुणा किया 7 में, 7 आ गया। ठीक है ना। चलिए अब इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका तिरे गुणा करते हैं, यानी तिरछा गुणा करते हैं। 2 का गुणा हमने किसमें किया, इस प्रकार से लिख देंगे x धन 14 में, है ना, स्टेप लिख देते हैं बराबर। अब 12x धन 3 बचेगा, कैसे? देखिए ऋण 4 धन 7 है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। 7 में 4 घटाया हमने, 3 बचा। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। 2x धन 14 दूनी 28 बराबर 12x धन 3। अब समान राशियां इधर करेंगे, यानी 4 राशियां एक तरफ हो जाएगी। तो 2x धन का हो गया ऋण 12x बराबर 3 धन 28 का हो जाएगा ऋण 28, है ना, यह ऋण 10x बराबर ऋण 25। ठीक है ना। अब x बराबर हो जाएगा ऋण 25 बटे ऋण 10। अंशहर दोनों ऋण कैंसिल हो जाते हैं। अब इसे हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10 पच्चम 25। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा x बराबर 5 बटे 2, x का मान हो गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक माँ उसकी 2 पुत्रियों ने, यानी एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण करवाया, कितने में? 75,000 रुपए में। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया, यानी जो इनकी बड़ी पुत्री है उन्होंने क्या किया है कि उसकी माँ का जो हिस्सा था, है, उस हिस्से का जो धन था उसका 3/8 उसने दिया, और छोटी पुत्री ने अपनी माँ के धनराशि का आधा भाग दिया, यानी 1/2 दिया। तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान किया? अब मान लिया है कि माँ की धनराशि कितनी है, x। ठीक है। अब बड़ी पुत्री ने क्या किया है, माँ के भाग की धनराशि का 3/8, यानी देखिए x का 3/8 कितना होता है? x का मतलब गुना होता है, जानते हैं ना। x का 3/8 हो जाएगा कितना? 3x/8। ये उसकी बड़ी पुत्री का हुआ 3x/8। ठीक है। अब छोटी पुत्री ने कितना दिया है? माँ के धनराशि की 1/2। माँ की धनराशि कितनी है? x। x का 1/2 कितना हो जाएगा? x से कम x, तो x/2 आ गया, यहाँ x/2 हो गया। ठीक है ना। ये हिस्सा कितना है इसका? ये माँ का है, इतना हिस्सा माँ ने दिया। 3x/8 बड़ी पुत्री ने दिया और x/2 छोटी पुत्री ने दिया। अब तीनों का जो भाग था वो मिलकर कितना हुआ? 75,000 रुपया हुआ। ऐसा बड़ा कुछ नहीं है, मतलब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो इसका जो मान है वो कितना आएगा? 75,000 आएगा। क्लियर। चलिए अब भिन्न की जैसे जोड़ करते हैं वैसे यहाँ पर भी इसके जोड़ किए जाएंगे। तो क्या करेंगे, हर का निकालते हैं हम एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती, जो आएगा 8। 8 में 1 का भाग लगाते हैं, 8 बार जाता है। 8 गुणा x करते हैं तो क्या जाएगा? 8x। 8 का भाग हमने 8 में लगाया, 1 बार गया। 1 का गुणा 3x में करते हैं तो आएगा यहाँ पर 3x। 2 का भाग लगाते हैं 8 में, 2 चौके 8, 4 बार। 4 का गुणा हमने किया x में, ये हो गया 4x बराबर 75,000 बड़ा कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है। चलिए अब यहां कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8x धन 3x धन 4x, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और 4 15,
यानी 15x/8 बराबर कितना हो गया? 75,000 रुपया। ठीक है। अब हमें एक से मान ज्ञात करना है। एक से मान ज्ञात करना है तो इसके साथ में जो संख्या है इनका हम कर देंगे पक्षांतर। तो 75,000/1 गुणा 15/8 है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा 8/15। ठीक है। 15 से हम काट देंगे तो 15 पंजे 75, 3 शून्य है, ये 3 शून्य हम लगा दी। x का मान कितना आ गया? 40,000। कितना आ गया? 40,000। अब ये किसका हो गया? ये माँ का भाग हो गया है। किसका भाग हो गया है? माँ का। माँ का भाग कितना हो गया? ये 40,000 रुपया। ठीक है। अब हमें क्या करना है? बड़ी बेटी का हिस्सा, है ना, कि तीनों ने पृथक पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि बड़ी पुत्री का योगदान कितना है। ठीक है ना। तो देखिए अब बड़ी पुत्री का योगदान कितना था? 3x/8। 3x/8। अब 3 गुणा, है ना, एक से मान कितना निकाला हमने? 40,000। ये लिखा हमने 40,000। ठीक है ना। कितना लिखा? 40,000/8। अब 8 से काट देंगे तो 8 पंजे 40, शून्य शून्य शून्य, तो 5 दिया 15,000। कितना आ गया इसका? 15,000 रुपया। ये हिस्सा हो गया इसका, बड़ी पुत्री का हो गया। अब छोटी पुत्री का योगदान कितना है? तो इसका हम लिख लेंगे छोटी पुत्री का योगदान कितना? x/2। ये x/2। तो x का मान कितना है? ये निकाला हमने 40,000 निकाला है, तो हमने यहां पर लिख दिया 40,000/2। अब 40 में 2 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ठीक है ना। ये कितना हो गया? 20,000। ठीक है। ये छोटी पुत्री का जो योगदान कितना है? यह 20,000 है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तीनों का ही अलग अलग भाग निकल चुका है। ये हो गया माँ का भाग, ये हो गया बड़ी पुत्री का, और ये हो गया छोटी पुत्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे समीकरण मॉडल दिया हुआ है कि समीकरण हम किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है। अब यहां पर एक उदाहरण दिया है कि 5x/6 = 4। तो इसे एक मॉडल रूप दिया है। तो यहां पर देख रहे हैं ये जो संकेत है ना, ये कब का संकेत मान सकते हैं। 30 का बराबर x हो गया है, तो 5 एक 1 2 3 4 5, ये संकेत है। इसका मतलब हुआ ऋण 1 हुआ। ये देख रहे हैं आप। तो ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 कर दिया। और ये धन अब बोला है, इस पर लगा हुआ है, इसका मतलब 1 है, धन 1 है, 4 4 आ गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है? 7y धन 14 = 7। ठीक है। तो देखिए यहां पर भी हम जो है या तो कब बना दें या स्टार बना दें, कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम 7 लिखा है, तो यहाँ 7 स्टार बनाते हैं, है ना। ये हमने 7 स्टार बना दी है इस प्रकार से। और यहाँ संकेत में लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे संकेत हुए लिखा हुआ है कि स्टार जो है इसका मतलब हो गया है y, ये हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में 14 है, धन 14 है, तो इसके लिए हम इस प्रकार से धन का कोई भी चिन्ह बना सकते हैं, बराबर धन 1 हो गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ये 14 बना देंगे इस प्रकार से, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13 और ये 14। ओके। अब बराबर 7। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर भी धन का लगा हुआ है, बराबर 7 है, तो यहां पर हम 7 ये लिख सकते हैं। तो देखिए 1
2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारा हो गया मॉडल इस प्रकार से, है ना। अब अगला क्या है, 5x ऋण 6 धन 6 बराबर 4 धन 6। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि x के लिए हम कुछ और बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये संकेत इसका हो गया है ना, ये इसका हो गया संकेत। अब अगला नया संकेत दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इस प्रकार का जो चिन्ह है ना, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसको हमने x माना है, ठीक है। और अब जिसे हमने धन का माना था, इसको त्रिभुज भी ले सकते हैं ऐसा, त्रिभुज के अंदर हम ले रहे हैं धन, इसका मतलब क्या हो गया है, धन 1 हो गया है, ठीक है ना। और इसके अंदर इस प्रकार से व्रत लेकर के इसके अंदर ऋण ले सकते हैं, ये हो गया ऋण 1 का माना गया। ये आपके संकेत हो गए, है ना, ठीक है। ये कोडिंग की काम आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो 1 से कितना हो गया, 5 है, तो देखिए यहां लिखेंगे हम 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या है, ऋण 6। अब ऋण के लिए हम नहीं माना है, तो ऋण 6 कर लेंगे इस प्रकार से, ये 1 2 3 4 5 और ऋण 6, फिर धन 6। अब धन के लिए हमने त्रिभुज, उसके अंदर प्लस लिया है, ये भी 6 है, तो इस प्रकार होगा, ये हो गया 1 2, है ना, 3 4 5 और ये 6 बराबर, ये बराबर आ गया। धन 4 है, धन के लिए हमने क्या बनाया है ना, त्रिभुज के अंदर प्लस ये 4 कर दिया हमने। देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब धन 6 क्या हुआ, ये धन 6 है। अब धन 6 के लिए हमने यही को माना है, तो यहाँ लिख सकते हैं फिर से धन 6 को, ये 1 है ना, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया समीकरण का मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथी को भी शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।